Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about अनुस्वार संधि। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्यंजन संधि के अंतर्गत अनुस्वार संधि अर्थात अनुस्वार का नियम क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कि व्यंजन संधि के अंतर्गत अनुस्वार का नियम क्या होता है, पर सवर्ण नियम क्या है। ओके, तो चलिए देखते हैं व्यंजन संधि। तो फर्स्ट देखेंगे व्यंजन संधि किसे कहा जाता है। तो जब व्यंजन वर्ण का मेल किसी भी स्वर वर्ण के साथ हो या फिर तो व्यंजन वर्ण के साथ हो तो इस मेल को ही व्यंजन संधि कहा जाता है। और जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसमें कुछ विकार या परिवर्तन होना निश्चित है, उसी का नाम है संधि। ओके, अब देखेंगे सर्वप्रथम हम देख लेते हैं व्यंजन संधि के नियम के अंतर्गत कि आज वीडियो में देखते हैं अनुस्वार का नियम क्या होता है। ओके, तो देखिए अनुस्वार का नियम, जब मकार म के बाद, ओके, जब मकार अर्थात म के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आता है, जब मकार के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो जो मकार है वो अनुस्वार के रूप में बदल जाता है। अब क्या आप बोलोगे क्या अनुस्वार, तो देखिए ये अनुस्वार का चिन्ह है, अनुस्वार की मात्रा है, ठीक है। इसे आप अंक की मात्रा भी बोल सकते हैं, बट ये अनुस्वार है। ओके, क्योंकि ये अंक जो है वो किसी भी रूप में वह अपने पंचम रूप में मतलब किसी भी वर्ण के पंचम वर्ण में चेंज हो सकता है। ओके, तो इसका नाम हम लोग रखेंगे अनुस्वार। ओके, अनुस्वार। अब देखेंगे, अब इसके बाद आप और डिटेल्स में अनुस्वार क्या है जानना चाहें तो भी जान सकते हैं। ओके, तो आज हम सिर्फ नियम की ओर ही देखते हैं कि अनुस्वार का नियम क्या है। तो देखिए जब मकार म के बाद, मकार अर्थात मकार म के बाद अर्थात मकार के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो जो यह मकार है वह अनुस्वार के रूप में चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, सम प्लस जय, सम प्लस जय। अब यहाँ पर देखेंगे यह हो जाएगा, क्योंकि मकार म के बाद एक व्यंजन वर्ण आ गया है तो यह हो जाएगा संजय। ओके, सम प्लस जय इक्वल संजय। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, सम प्लस दीप इक्वल संदीप। तो देखिए जब भी मकार के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो यह जो मकार है वह अनुस्वार के रूप में चेंज हो जाता है। बट अगर मकार के बाद कोई स्वर वर्ण आता है तो मकार के रूप में ही बना रहता है। ओके, तो देखेंगे जब मकार के बाद अर्थात म के बाद मकार अर्थात आधा म, देखिए जब मकार के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो वह जो मकार है वो अनुस्वार के रूप में चेंज हो जाता है। तो इसे ही हम अनुस्वार का नियम कहते हैं। व्यंजन संधि के अंतर्गत अनुस्वार का नियम है कि जब मकार के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो वह जो मकार है वो अनुस्वार के रूप में बदल जाता है। तो इसे ही अनुस्वार का नियम कहा जाता है। जैसे देखिए सम प्लस दीप तो संदीप हो गया, उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, देखिए गम प्लस गा, गम प्लस गा इक्वल गंगा। तो यहाँ पर देखते जाएंगे कि जो मकार है वो अनुस्वार के रूप में चेंज हो गया, इसे ही हम अनुस्वार का नियम कहेंगे। अब एक चीज़ तो सॉल्व हो गया कि मकार अर्थात अनुस्वार का नियम क्या है। तो मकार के बाद जब भी कोई व्यंजन वर्ण आता है तो मकार अनुस्वार के रूप में चेंज हो जाता है। ओके, अब हम लोगों को डिसाइड करना है कि जो अनुस्वार है तो इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे, किन शब्दों के साथ इसका उच्चारण किस प्रकार से होगा। ओके, तो हम जस्ट सेकेंड नियम के अनुसार से अनुस्वार से ही रिलेटेड जस्ट सेकेंड नियम की ओर बढ़ जाते हैं कि अनुस्वार का यूज किस प्रकार से होता है। ओके, देखिए तो पर सवर्ण का नियम सेकेंड हमारा नियम है व्यंजन संधि के अंतर्गत पर सवर्ण अर्थात अनुस्वार पंचम वर्ण का नियम। जो अनुस्वार है वह पंचम वर्ण में किस कंडीशन में कैसे चेंज होता है, किस परिस्थिति में चेंज हो जाता है, अर्थात इस अनुस्वार को हम किस रूप में पढ़ेंगे। जैसे देखिए एक शब्द लिखा हुआ है संदीप। ओके, तो अब हम देखिए इस अनुस्वार जो होता है इस अनुस्वार को हम कैसे पढ़ेंगे, इसका यूज कैसे करेंगे। ओके, तो देखिए इसका नियम है, जब अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आए, किसी भी वर्ग का कोई वर्ण आए तो जो अनुस्वार है वह इस वर्ण के पंचम वर्ण में चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए संदीप लिखा है तो यहाँ पर सन प्लस दीप। ओके, अब यहाँ पर जस्ट हम लोग देखेंगे इस सन जो अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण आया है, द आया है। तो जो अनुस्वार है वह
ठीक है, जो अनुस्वार है उसके बाद जो भी अक्षर वर्ण रहेगा उसके पंचम वर्ण में यह अनुस्वार बदल जाएगा। तो जैसे सा का सा हो गया। अब देखिए इस अनुस्वार के बाद आया है द, अनुस्वार के बाद क्या आया है, द आया है। तो द का पंचम वर्ण जाएंगे तो देखिए ये द है, द का पंचम वर्ण है म, क्योंकि द जो है त वर्ग के अंतर्गत आता है, त वर्ग का पंचम वर्ण है न, तो यह हो जाएगा ना। तो यह आधा अक्षर है तो यह आधा ना हो गया, और दीप का हो गया दीप। मतलब बदलता कौन है, तो यह अनुस्वार चेंज होता है। तो किस प्रकार से चेंज होता है, वह अपने पंचम वर्ण में चेंज हो जाता है। मतलब अपने पंचम वर्ण, तो अपने पंचम वर्ण के लिए हम लोग जस्ट आगे वाला वर्ण पढ़ेंगे। तो यहाँ पर द है तो त थ द ध न, तो त वर्ग के अंतर्गत द आता है और त वर्ग का पंचम वर्ण है न, तो यहाँ हो गया संदीप। ओके, अब हम लोग को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की ज़रूरत है कि देखिए हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ओके, और पांचों वर्ग के अंतर्गत 55 वर्ण आती हैं। जैसे क वर्ग के अंतर्गत देखिए इसको हम लिख देते हैं क वर्ग, क वर्ग हो गया। इसी प्रकार से च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। देखिए हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग एंड प वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ अंग, च वर्ग के अंतर्गत च छ ज झ ञ, और ट वर्ग के अंतर्गत ट ठ ड ढ ड़, त वर्ग के अंतर्गत त थ द ध न और प वर्ग के अंतर्गत प फ ब भ म आते हैं। ओके, तो हम इसे स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। जैसे देखिए क ख ग घ अंग, छ छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। ओके, तो इस प्रकार से 5 वर्ग हैं जो कि एक एक ग्रुप में आते हैं, एक एक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। क ख ग घ अंग क वर्ग के अंतर्गत आते हैं, च छ ज झ ञ च वर्ग के अंतर्गत आता है, और ट ठ ड ढ ड़ ट वर्ग के अंतर्गत आता है, और त थ द ध न त वर्ग के अंतर्गत आता है, प फ ब भ म प वर्ग के अंतर्गत आता है। और देखिए इसका नियम है कि जब भी अनुस्वार के बाद जो भी वर्ण हो, अनुस्वार के बाद जो भी अक्षर हो, जो भी वर्ण हो, तो जो अनुस्वार है वह इसके बाद वाले वर्ण के पंचम वर्ण में बदल जाता है। तो जैसे अनुस्वार के बाद हमारा आया है द, तो हम अब द ढूंढेंगे कहाँ पर है, तो द त वर्ग के अंतर्गत आता है, त थ द ध न। तो देखेंगे द जो है वो त वर्ग के अंतर्गत आता है, तो इसका पंचम वर्ण कौन हुआ, तो देखिए 1 2 3 4 5 मतलब पंचम, पांचवा वर्ण न है। तो इस प्रकार से जो अनुस्वार है वो न के रूप में चेंज हो जाएगा। अब जैसे अगले एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल है संजय, एक लिखा हुआ है संजय। ओके, तो संजय लिखा हुआ है, तो अब हमको इस अनुस्वार को डिसाइड करना है कि अनुस्वार आखिर है क्या। ओके, तो यहाँ पर देखिए स का श हो गया, और ये अनुस्वार का लिख देती हूँ मैं प्लस अनुस्वार। ओके, अब देखिए उसके बाद है ज प्लस य। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर नियम को कि जब अनुस्वार के बाद कोई भी वर्ण आए, अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आए, बट आपको ध्यान रखना है किसी भी वर्ग का कोई वर्ण आए बोला जा रहा है, मतलब क से लेकर के म तक किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाएगा। आप देखिए जब किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो वह अपने पंचम वर्ण में चेंज हो जाता है। मतलब ये अनुस्वार जो है वो ज के पंचम वर्ण में, जो अनुस्वार है ज के पंचम वर्ण में चेंज हो जाएगा। मतलब ये अनुस्वार क्या बनने वाला है, च छ ज झ ञ, तो यह बनेगा न्य। ओके, अरे ज है वो ज ही रहेगा। मतलब कौन बदला जी, अनुस्वार बदल करके उसके बाद वाले वर्ण के पंचम वर्ण में बदल गया, तो यह अनुस्वार क्या बन गया, न्य बन गया। अब इस प्रकार से हम लिख सकते हैं स का श, आधा न्य को इस प्रकार से ऐड कर देंगे, और जय का जय। इस प्रकार से सम प्लस जय इक्वल संजय। ओके, तो यहाँ पर देखिए संजय न्य हो गया। अब यहाँ पर एक और उदाहरण देख लेती हैं। जैसे देखिए ये लिखा है गंगा, अब इसको हम अलग करेंगे तो ग प्लस अंगा, ग प्लस अंगा। अब आप इसको हाफ अक्षर भी कर सकते हो क्योंकि इसमें मात्रा जो एड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से हाफ अक्षर भी कर सकते हो, बट नहीं करेंगे तो बेस्ट रहेगा क्योंकि अंग की मात्रा बाद में लगाई जाती है। ओके, और उसको अलग करेंगे तो हाफ अक्षर ऐसा होता है, ऐसा कोई
आ से लेकर के अ तक जो मात्रा हटाया जाता है तो हाफ अक्षर बचता है, बट अंग अहा को हटाएंगे तो हाफ अक्षर नहीं बचता है। ओके, तो ये ग का ग हो गया, ये हाफ नहीं होगा। ओके, अभी ग का ग हो गया, अंगा जो अनुस्वार है अनुस्वार का अनुस्वार, उसके बाद गा बचा है उसको हम ऐड कर देते हैं। ओके, अब देखेंगे कि नियम के अनुसार पर सवर्ण के नियम के अनुसार, पर सवर्ण अर्थात अनुस्वार के पंचम वर्ण के नियम के अनुसार अनुस्वार पंचम वर्ण में चेंज होता है। तो देखेंगे अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो ये अनुस्वार इसके पंचम वर्ण में चेंज हो जाता है। तो इसका पंचम वर्ण क ख ग घ अंग, चूंकि ग जो है क वर्ग के अंतर्गत आता है और क ख ग घ अंग, अंग इसका पंचम वर्ण होता है, इसका पंचम वर्ण अंग है तो ये अनुस्वार बन जाएगा अंग के रूप में। ओके, हाफ अक्षर है तो हम इसको हाफ कर देते हैं क्योंकि मात्रा है। अब देखिए ग का ग हो गया और अंगा का अंगा और ग का जो बचा है गा, तो ग गंगा इक्वल ग प्लस अंगा प्लस गा, गंगा। ओके, अब उच्चारण भी करेंगे तो ये शुद्ध उच्चारण होगा, क्योंकि जब भी हम गंगा बोलते हैं तो ग न गा नहीं आता है, ग म गा भी नहीं आता है, बल्कि यह गंगा आता है, ग अंगा गा, गंगा। ओके, अब हम लोग और देख लेते हैं कि किस प्रकार से मतलब कि अनुस्वार कैसे पंचम वर्ण में चेंज हो गया। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आए, ठीक है, जब अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो ये अनुस्वार जो है वह इसके पंचम वर्ण में चेंज हो जाता है। बट यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी वर्ग के अंतर्गत क से लेकर के म वर्ण आती है, लेकिन अगर देखिए एक इसमें थोड़ा सा त्रुटि है कि यह एक मिस्टेक है। जैसे अनुस्वार के बाद आ जाता है हमारा क से लेकर के भ तक कोई भी वर्ण आएगा तो फिक्स है कि वह अनुस्वार अपने पंचम वर्ण में चेंज होगा। बट अगर अनुस्वार के बाद आ जाता है म, अनुस्वार के बाद आ जाता है म, तो यहाँ इसको व्यस्त तरीके से समझने के लिए जैसे देखिए एक उदाहरण, सम प्लस मान, सम प्लस मान, तो यहाँ पर देखिए ये मकार जो है अनुस्वार के रूप में तो चेंज होगा। ओके, अनुस्वार के रूप में चेंज होगा, बट यहाँ पर देखेंगे अगर मकार के बाद अगर फिर से म आ जाता है तो यह मकार अर्थात अनुस्वार बोल सकते हैं, क्योंकि जब भी मकार के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तो ये जो मकार है वो अनुस्वार के रूप में चेंज हो जाता है। तो अब हम अनुस्वार के रूप में तो चेंज कर सकते हैं, बट उसको हमें और डिसाइड करना पड़ेगा कि हम उसको उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार करेंगे। तो इसको हम अनुस्वार के रूप में ना चेंज करके इस प्रकार से सीधा लिखेंगे, सम प्लस मान इक्वल समान। तो यहाँ पर देखिए कि जब मकार या अनुस्वार के बाद म आता है तो जो मकार या अनुस्वार है वो म ही बना रहता है, मतलब म ही बन जाता है। जैसे सम प्लस मान इक्वल सम्मान। ओके, और अदर एग्जाम्पल भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है, अपने बुक वगैरह से डिसाइड कर लेंगे कि किस प्रकार से होता है, क्योंकि प्रत्येक शब्द में कुछ ना कुछ संधि हुई रहती है। ओके, कब संधि कब समास और कभी और कुछ नियम भी उसमें लागू होते हैं। तो बट संधि के आपको एक छोटा सा बुक भी आप रीडिंग करते हैं, छोटा सा कहानी भी पढ़ते हैं तो बहुत सारे आपको संधि शब्द मिलेंगे। ओके, आप जैसे देख लिए सम प्लस गत तो संगत हो जाएगा, सम प्लस गत तो संगत। जैसे देखिए जैसे सम प्लस गत, यहाँ पर तो अनुस्वार के नियम के अनुसार यह हो जाएगा संगत, अनुस्वार के नियम के अंतर्गत हो गया संगत। अब यहाँ पर देखेंगे पर सवर्ण का नियम जब लागू होगा तो अनुस्वार के बाद आया है ग, तो क ख ग घ अंग, तो इस प्रकार से अगर हम इसका उच्चारण करेंगे तो यह हो जाएगा संगत, मतलब जो अनुस्वार है वो अंग के रूप में चेंज हो गया। बट कैसे हुआ, क्योंकि अनुस्वार के बाद ग आया है तो ग का पंचम वर्ण होता है अंग। ओके, अब इसी प्रकार से किम प्लस तू करेंगे तो किंतु हो जाएगा, किम प्लस तू इक्वल किंतु, और त का पंचम वर्ण है त थ द ध न, तो की आधा न मिले तू, ऐसा ऐड कर सकते हैं आप। उसी प्रकार से संपूर्ण है तो स आधा म मिले पूर्ण, क्योंकि प फ ब भ म ही आता है, क्योंकि प वर्ग का पंचम वर्ण म है। तो इस प्रकार से आज हमने सीखा कि पर सवर्ण के अंतर्गत पहले तो देखिए अनुस्वार के अंतर्गत अगर अनुस्वार के बाद कोई भी व्यंजन, अगर मकार अर्थात अनुस्वार बोले तो मकार, जब मकार म के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो जो मकार है वो अनुस्वार के रूप में चेंज हो जाता है। और जब अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग बोले तो क से लेकर के म, किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो यह अनुस्वार जो है उसके पंचम वर्ण में चेंज हो जाता है, उसके पंचम वर्ण में चेंज हो जाता है। ओके, जैसे उदाहरण के देखिए सम प्लस, देखिए सम प्लस मान
अब यहाँ पर देखिए इसको हम कर देते हैं सम्मान। अब यहाँ पर देखेंगे यह अनुस्वार के नियम के अंतर्गत हो गया, बट हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते। देखिए इसको उच्चारण के दृष्टि से एकदम शुद्ध तरीके से लिखेंगे तो देखिए अनुस्वार के बाद आ गया है म, तो म का पंचम वर्ण भी म ही है, क्योंकि म है। देखिए यहाँ पर तो म का वह पंचम वर्ण, तो म कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है? प के अंतर्गत। तो प फ ब भ म, तो यह फिर से हो जाएगा म। तो इसी प्रकार से यह हो गया सम्मान। अब इसको देखेंगे तो यह बेस्ट तरीके से बिल्कुल राइट लगता है। ओके, आप इसको इस प्रकार से लिखोगे तो बिल्कुल रॉन्ग लगेगा। तो यहाँ से आज हमने समझा कि जब भी अनुस्वार के बाद जब भी मकार के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो वह अनुस्वार के रूप में चेंज हो जाता है, और जब अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण हो तो यह जो अनुस्वार है उसी के पंचम वर्ण में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक अनुस्वार का नियम और परसवर्ण अर्थात अनुस्वार का पंचम वर्ण का नियम यहाँ से कंप्लीट होता है। थैंक यू।